हेलो मेरे यूपी के दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेट 2 नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का वह वायरल पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसका कोड है 323, जिसका कोड है 323 ES। आइए देखते हैं सेट 2 नागरिक शास्त्र को। बहुत ही सरल शब्दों में इसका जो है मैंने आंसर लिखा है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इस पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए। चलिए यहाँ पे कुछ देखिए, नोट दिए गए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और वहीं पे निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के, बाकी सब पढ़ लेना आप। और हम चलते मेन टॉपिक पे। देखिए पहले जो आप आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। शुरुआत में मिलेगा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ लिखा रहेगा कि नोट में निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। दूसरी दुनिया के देश किस रूप में जाने जाते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आ है समाजवादी देश, सेकंड है ऑप्शन बा पूंजीवादी देश, और ऑप्शन सा है विकासशील देश, और ऑप्शन दा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन, समाजवादी देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है। खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आ है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बा है भारत, ऑप्शन सा है चीन, और ऑप्शन दा है फ्रांस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इस करेक्ट ऑप्शन, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसका, नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन आ है 2012, ऑप्शन सा है 2006, ऑप्शन बा है 2008, ऑप्शन दा है 2001। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन, 2008। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आ है पीपल, ऑप्शन बा है नीम, ऑप्शन सा है जैतून, ऑप्शन दा है आम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, जैतून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं रह गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं रह गया है। ऑप्शन आ है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऑप्शन बा है न्याय परिषद, ऑप्शन सा है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन दा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन, न्याय परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निजाम का संबंध, निजाम का संबंध भारत की किस रियासत से माना जाता है। निजाम का संबंध भारत की किस रियासत से माना जाता है। ऑप्शन आ है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बा है जूनागढ़, ऑप्शन सा है भोपाल, ऑप्शन दा है हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, हैदराबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया। ऑप्शन आ है चीन, ऑप्शन बा है नेपाल, ऑप्शन सा है भूटान, ऑप्शन दा है श्रीलंका। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन, चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। ऑप्शन आ है अनुच्छेद 360, ऑप्शन बा है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सा है अनुच्छेद 352, ऑप्शन दा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, 352, अनुच्छेद 352 के द्वारा जो है 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग का संबंध था, मंडल आयोग का संबंध था। ऑप्शन आ है महिला आरक्षण से, ऑप्शन बा है धार्मिक आरक्षण से, ऑप्शन सा है अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात आरक्षण से, ऑप्शन दा है अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दा इज करेक्ट ऑप्शन, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है,
बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है। बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है। ऑप्शन आ बकरी, ऑप्शन बा मुर्गा, ऑप्शन सा गाय, ऑप्शन दा बिल्ली। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन, मुर्गी। चलिए अब आ गया आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो प्रश्न 11 है, पूर्वी यूरोप के उन दो देशों के नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने गए। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी यूरोप के वो दो देश जो विभाजित होकर अलग अलग देश बने। चास्कोलोवाकिया, चास्को चेकोस्लोवाकिया यानी चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, और दूसरा है यूगोस्लाविया यानी सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया आदि। ये है इसका उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण एशिया में शामिल दो देश भारत और श्रीलंका हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं दो गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले दो गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स। ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं दो महामारियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्विक स्तर पर फैलने वाली दो महामारियां हैं स्पेनिश फ्लू 1918 और कोविड-19 2019। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, वैश्वीकरण के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण के दो दुष्परिणाम सांस्कृतिक एकरूपता और स्थानीय परंपराओं का लोप। सेकंड है विकसित देशों द्वारा गरीब देशों का आर्थिक शोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, विलय के सहमति पत्र से असहमत किन्हीं दो देशी रियासतों रजवाड़ों के नाम लिखिए। विलय के सहमति पत्र से असहमत दो रियासतें हैदराबाद और जूनागढ़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले केंद्र शासित प्रदेश रहे दो राज्य हैं गोवा और मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के दो तत्व न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय ढांचा। चलिए जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जून 1984 में स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर में ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की। महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की। इसका उत्तर हो जाएगा नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948। चलिए अब देखते हैं आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। चलिए देखते हैं अब आपका आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसकी इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका जो उत्तर होगा पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थायी स्थापना में बाधक कारण हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में जो पहला हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे सैन्य हस्तक्षेप। सैन्य हस्तक्षेप, सैन्य हस्तक्षेप। देखिए इसमें क्या, बार बार सैन्य तख्ता पलट ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। बार बार सैन्य तख्ता पलट ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया। अगला जो हमारा आइडिया रहेगा धार्मिक कट्टरवाद यानी धार्मिक कट्टरवाद। इसमें क्या, धार्मिक कट्टरपंथ लोकतांत्रिक विचारों का विरोध करता है। धार्मिक कट्टरपंथ जो होता है ये लोकतांत्रिक विचारों का विरोध करता है। चलिए अगला पॉइंट इसमें है, अगला हेडिंग है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और खराब शासन।
राजनीतिक भ्रष्टाचार और खराब शासन। अगला है न्यायपालिका की कमजोर स्थिति। न्यायपालिका की कमजोर स्थिति, इसमें लिखना कानून के शासन की कमी। कानून के शासन की कमी। अगला हेडिंग है आर्थिक अस्थिरता। आर्थिक अस्थिरता, इसमें है गरीबी और असमानता ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने में बाधा पहुंचाई। गरीबी और असमानता ने लोकतंत्र को बढ़ावा देने में बाधा पहुंचाई। अगला है सुरक्षा परिषद। अगला जो हमारा है प्रश्न है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के विषय में हमारे देश के क्या तर्क हैं। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के विषय में हमारे देश के क्या तर्क हैं। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत के तर्क, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र, हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली इसे अस्थायी सदस्यता के लिए उपयुक्त बनाती है। अगला हेडिंग है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति, भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगला हेडिंग है जनसंख्या। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगला हेडिंग है शांति प्रयास। शांति प्रयास, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत का बड़ा योगदान है। अगला हेडिंग है एशियाई प्रतिनिधित्व। एशियाई प्रतिनिधित्व, इसमें एशिया की ओर से अधिक प्रभावशाली उपस्थिति की आवश्यकता। चलिए अगला देखते हैं। जो इसमें अगला क्वेश्चन है वो है आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। जो आतंकवाद है ये क्या वर्तमान में जो है विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है। अब इसके प्रमुख कारण क्या है उसको देखते हैं। तो आतंकवाद के प्रमुख कारण डालेंगे फर्स्ट हेडिंग आतंकवाद के प्रमुख कारण। इसमें डालेंगे एक हेडिंग राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, इसमें लिखेंगे कमजोर सरकार और राजनीतिक संकट। दूसरा पॉइंट है धार्मिक कट्टरवाद, धर्म का गलत उपयोग और चरमपंथ। अगला हेडिंग है आर्थिक समानता, गरीबी और बेरोजगारी से असंतोष। अगला हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप, विदेशी हस्तक्षेप और युद्ध। अगला पॉइंट है तकनीकी उपयोग। तकनीकी उपयोग, इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या क्यों बन गई। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या क्यों बन गई। इसका उत्तर देखेंगे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण सुरक्षा एक गंभीर समस्या क्यों बन गई। आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए पहला इसमें हेडिंग है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। अगला हेडिंग है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, इसमें लिखेंगे बढ़ती आबादी और औद्योगिकरण के कारण संसाधनों की कमी। अगला हेडिंग है अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी, इसमें लिखना पर्यावरणीय मुद्दों पर देशों के बीच एकता की कमी। अगला पॉइंट है महामारियों का खतरा, इसमें लिखना पर्यावरणीय असंतुलन से स्वास्थ्य संकट। तो पर्यावरण हमारा असंतुलित हो जाएगा तो इससे स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य पर संकट पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये है हरित क्रांति की सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, हरित क्रांति की सकारात्मक तथा एवं नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसमें लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इसका उत्तर होगा हरित क्रांति की सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम है डालेंगे और इसमें लिखेंगे फिर एक हेडिंग बनाएंगे सकारात्मक परिणाम। अब इसके नीचे एक हेडिंग बनाएंगे वो लिखेंगे आपको कृषि उत्पादन में वृद्धि, गेहूं और चावल जैसे अनाजों की अधिकता। दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता, इसमें लिखना भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। अगला हेडिंग है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास, नई तकनीकी और सिंचाई प्रणालियों का उपयोग। अगला हेडिंग है जो हमारा नकारात्मक परिणाम, इसमें पहला हेडिंग है पर्यावरणीय क्षति, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता, बड़ी जोत वाले किसानों को अधिक लाभ। अगला हेडिंग है जल संसाधनों पर दबाव, इसमें लिखना है भूजल स्तर में गिरावट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण का उल्लेख कीजिए। उत्तर इसका पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण हेडिंग डालना है। उसके बाद इसमें हेडिंग डालना है भाषाई और सांस्कृतिक भिन्नता, इसमें लिखना स्थानीय पहचान की रक्षा की भावना। अगला हेडिंग है आर्थिक पिछड़ापन, इसमें लिखना है विकास की कमी और संसाधनों की उचित वितरण नहीं है। अगला हेडिंग है भौगोलिक अलगाव, क्षेत्रीय दुर्गमता और मुख्य भारत से अलगाव। अगला हेडिंग है आप्रवासन, इसमें लिखना बाहरी लोगों के प्रवास से असंतोष। अगला हेडिंग है राजनीतिक उपेक्षा, इसमें लिखना केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिया जाना, केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिया जाना। चलिए अगला जो हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, सेकंड प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और प्रासंगिकता, इसमें पहला हेडिंग बनाएंगे शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति स्थापना और संघर्ष समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हेडिंग है मानवाधिकार संरक्षण, इसमें लिखना है विभिन्न देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रयास। अगला हेडिंग है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास लक्ष्यों SDGs को लागू करने में योगदान। अगला हेडिंग है बहुपक्षीयता का संरक्षण, एक ध्रुवीयता के बावजूद विभिन्न देशों को संवाद और सहयोग का मंच प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, कांग्रेस में विभाजन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे कांग्रेस में विभाजन के प्रमुख कारण, इसमें पहला कारण लिखेंगे विचारधारा का टकराव, नरमपंथी और उग्रपंथी गुटों के बीच असहमति। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला हेडिंग है नेतृत्व का संकट, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के बीच विचारों का मतभेद। अगला हेडिंग है बंगाल विभाजन, ब्रिटिश शासन के प्रति नरमपंथियों और उग्रपंथियों की प्रतिक्रियाओं में भिन्नता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है ब्रिटिश नीतियों पर मतभेद, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जैसे मुद्दों पर असहमति। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया एवं इसकी बाधाओं की समीक्षा कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार से। इसका उत्तर है भारत में देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया और बाधाएं, इसमें पहला हेडिंग है विलय की प्रक्रिया, इसमें लिखा है सरदार पटेल और BP मेनन ने एकीकरण से की नीति के तहत रियासतों का भारत में विलय किया, विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। दूसरा हेडिंग है बाधाएं, हैदराबाद निजाम ने विलय का विरोध किया जिससे ऑपरेशन पोलो करना पड़ा। चलिए अगला जूनागढ़, जनता और सरकार के बीच विरोधाभास, कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने विलय में विलंब किया जिससे भारत पाक संघर्ष हुआ। अगला हेडिंग है भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर इसका भारतीय जनता पार्टी की सफलता के कारक, पहला है वैचारिक आधार, इसमें लिखना है हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित विचारधारा। सेकंड है संघात्मक शक्ति, इसमें है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सहयोग से मजबूत संगठन। दूसरा है नेतृत्व, कश्मीरी करिश्माई नेतृत्व जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। चौथा हेडिंग है विकास और शासन, इसमें देखिएगा लिखा है आर्थिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान। अगला है इसमें अगला पॉइंट है सामाजिक इंजीनियरिंग, इसमें लिखना विभिन्न जाति और वर्गों को जोड़ने की रणनीति। चलिए अब आ गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विदेश नीति का निर्धारण घरेलू आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में तय किया जाता है। भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के इतिहास से उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें लिखना इसका उत्तर होगा भारत की विदेश नीति का निर्धारण घरेलू आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित है। पहला पॉइंट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM, शीत युद्ध के दौरान तटस्थता बनाए रखने के लिए अपनाई गई नीति। सेकंड है आर्थिक सुधार 1991, वैश्वीकरण और उदारीकरण के तहत विदेशी निवेश और सहयोग। अगला पॉइंट है इसमें परमाणु नीति, आत्मरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए परमाणु परीक्षण। सेकंड है आसियान और पड़ोसी नीतियां, एक्ट
ईस्ट पॉलिसी और सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग। इसमें अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, इसे पूछा है 1975 में लगाए गए आपातकाल के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। देश की राजनीति को आपातकाल ने किस प्रकार प्रभावित किया। आपातकाल 1975, इसमें लिखेंगे प्रमुख कारण जो है पहला बनाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द, विपक्षी दलों का सरकार विरोधी आंदोलन, आंतरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता। दूसरा पॉइंट प्रमुख परिणाम, इसका परिणाम जो है लोकतंत्र पर खतरा, नागरिक अधिकारों का हनन, मीडिया पर सेंसरशिप, राजनीतिक प्रभाव, कांग्रेस पार्टी की कमजोरी और जनता पार्टी का उदय, भारतीय राजनीति में गठबंधन की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मिश्रित प्रकार के रहे हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सकारात्मक पक्ष, डालेंगे सकारात्मक पक्ष। इसमें लिखेंगे नेपाल सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध, भूटान जल विद्युत और सुरक्षा सहयोग, श्रीलंका तमिल मुद्दे पर समर्थन। अगला है नकारात्मक पक्ष, पाकिस्तान आतंकवाद और कश्मीरी विवाद, आतंकवाद और कश्मीर विवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें चीन, चीन सीमा विवाद और व्यापारिक असंतुलन, बांग्लादेश अवैध प्रवासन और सीमा विवाद। इसमें अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना के उद्देश्यों की पहचान कीजिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में यूरोपीय संघ तथा आसियान किस हद तक सफल सिद्ध हुए। क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य और उनकी सफलताएं। चलिए इसमें देखते हैं। यूरोपीय संघ ईयू उद्देश्य इसका था आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय शांति। सफलता इसका क्या है, सफलता एकल मुद्रा यूरो, व्यापारिक और राजनीतिक सहयोग आसियान। इसका आसियान का उद्देश्य क्या था उसको देखते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और विकास, सामरिक और आर्थिक साझेदारी, सामाजिक और आर्थिक साझेदारी। अगला जो है इसकी सफलता, इसका दक्षिण पूर्व एशिया ने शांति, क्षेत्रीय विकास और सहयोग। तो ये रहा आपका जो है क्लास 12 नागरिक शास्त्र का जो वायरल पेपर था, सेट 2 मैंने दे दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। और ये जो हमने पेपर बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।